हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 32 में हमें नोड्स ढूंढने हैं, सॉरी ऑर्बिटल पता करना है। तो देखो कभी भी याद रखो, किसी भी ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन, ऑर्बिटल जो होते हैं, ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड एज साई एन एल एम। ठीक है, कोई भी ऑर्बिटल अगर आपको दिया हो क्वेश्चन में तो एन एल एम ऐसे लिखते हैं। जैसे मान लो आपको किसी ने लिखा कि साई 3 2 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3D का कोई तो ऑर्बिटल है, 3D XY या फिर 3D YZ या फिर 3D ZX या फिर 3D x² - y²। कौन सा ऑर्बिटल ये नहीं हो सकता है? तो ये 3D Z² नहीं हो सकता, क्योंकि Z के अलोंग हम यूजुअली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 लेते हैं। तो n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। m क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जैसे मान लो किसी ने लिखा 310, जैसे कि यहां पे है, सो 310 का मतलब हुआ n हुआ 3। L1 किसका होता है? s का कि p का कि d का? p ऑर्बिटल का, तो 3p। और m0 उसी ऑर्बिटल का होता है जो z एक्सिस के अलोंग होगा, तो 3pz। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने बोला साई 420, इसका क्या मतलब होगा? 4 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, d है ऑर्बिटल क्योंकि एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 है, और z एक्सिस के अलोंग है तो 4dz²। आया समझ में? जैसे मान लो कोई आपको बोले साई 530, क्या मतलब हुआ इसका? 5 हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर 3 मतलब f ऑर्बिटल, और f ऑर्बिटल का z एक्सिस के अलोंग z³। पता नहीं आपको वैसे, पर ठीक है, आएगा भी नहीं। अगर नहीं पूछा, अगर पढ़ना नहीं है तो पूछेंगे भी नहीं, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई भी ऑर्बिटल जो z एक्सिस के अलोंग होगा उसके लिए 0 होगा। बाकी अगर 1 2 3 4 में से कुछ है तो कोई भी किसी को भी असाइन कर दो, इट वोंट मैटर। ठीक है, कोई आपसे बोले कि साई 422, क्या बोलोगे? 4D कुछ भी एक्सेप्ट z²। ठीक है, कोई भी ऑर्बिटल एक्सेप्ट dz² ऑर्बिटल। कोई आपसे बोले साई 412, आप बोलोगे ऐसा कोई ऑर्बिटल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर l की वैल्यू 1 है तो m मैक्सिमम ही +1 हो सकता है और मिनिमम -1 हो सकता है, तो ये ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिखो इसको, कोई डाउट है तो बताओ इसमें। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, हाँ भाई लिख लो इसको, ये टॉपिक अपने को करना है ना। लिख लिया? इस टॉपिक में कोई डाउट है और तो बताओ मुझे। ठीक है, अगर ये लिख लिया तो अब आप ध्यान दो, नेक्स्ट हम वेव फंक्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखोगे आप वेव फंक्शन। ग्राफ जो हमने ड्रॉ किए थे लास्ट क्लास में उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। वेव फंक्शन, चेंज इन इट्स साइन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वेव फंक्शन जो होगा, अच्छा वेव फंक्शन हमने पढ़ा था क्या कि वेव फंक्शन जो होता है साई इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा, है ना? रेडियल डिस्टेंस और एंगल का फंक्शन होता है, या फिर फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड।
दो तरह के अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, राइट? तो आर थीटा का फंक्शन होगा। तो मतलब वेव फंक्शन जो होगा वो आर पे भी डिपेंड करेगा और थीटा पे भी डिपेंड करेगा। जब आर पे वेव फंक्शन की वैल्यू जब जीरो होती थी तो उसको रेडियल नोड कहते थे, और थीटा के जिस वैल्यू के लिए वेव फंक्शन की वैल्यू जीरो होती थी उसको हम एंगुलर नोड कहते थे। याद है आपको? रेडियल और एंगुलर नोड हमने ऐसे ही डिफाइन किया था कि इफ साई इज इक्वल टू जीरो फॉर एनी आर, क्या लिखा था हमने? दैट इज कॉल्ड रेडियल नोड। और इसको सॉल्व करने के लिए भी हम यही करते थे, साई को जीरो से इक्वेट कर देते थे और आर की जो वैल्यू आती थी उसको हम कहते थे कि ये रेडियल नोड का डिस्टेंस है आपका ओरिजिन से, ठीक है? ठीक है। अब रेडियल नोड में हमने डिस्कस किया था कि साई जो है, जितने रेडियल नोड्स आएंगे उतनी बार हम वेव फंक्शन का साइन चेंज करते थे ग्राफ पे, याद है? मैंने बोला था कि जितनी बार रेडियल नोड आएगा उतनी बार आप ऐसे साइन चेंज करोगे, ऐसे ऐसे। लास्ट क्लास में जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, याद आ रहा है? कि कितनी बार नीचे लाना है क्रॉस करके, कितनी बार ऊपर लेके जाना है। तो आप बोलोगे कि नंबर ऑफ साइन चेंज इन वेव फंक्शन is equals to n minus l minus 1 which is equals to number of radial nodes, ठीक है? पर ये किसके है? along r, मतलब रेडियली, कि रेडियली कितनी बार साइन चेंज करेगा उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? इफ साई इज इक्वल टू जीरो फॉर एनी थीटा, तो हम क्या कहते थे उसको? दैट इज कॉल्ड एंगुलर नोड, ठीक है? और इसमें क्या होता था कि नंबर ऑफ साइन चेंज ऑफ साई एंगुलरली, एंगुलरली का मतलब क्या है कि अगर हम थीटा चेंज करेंगे तो कितनी बार 360 डिग्री में ऐसा होगा कि साइन चेंज करेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू एजिमुथल क्वांटम नंबर एल। दैट इज व्हाई वी से कि एंगुलर नोड है वहां पे, है ना? हालांकि ग्राफ ड्रॉ करने में हमें साई वर्सेस थीटा का ग्राफ पूछते नहीं है, आएगा नहीं। साई वर्सेस आर का ग्राफ आएगा, वो हमने ड्रॉ किया था पिछली क्लास में, अगर आपको याद हो तो रेडियल नोड को बोलते हैं, ठीक है? रेडियल नोड इज ऑल्सो कॉल्ड स्फेरिकल नोड, है ना? क्योंकि वो 3D रीजन को पूरे स्फेयर में कवर कर रहा है, ठीक है? कोई डाउट किसी को यहां तक? नहीं। तो अब इसी के बेसिस पे हम ऑर्बिटल को ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं भाई? ये लिख लिया सबने? हाँ लिखो। तो अब हम ऑर्बिटल का फाइनल डायग्राम बना रहे हैं जिसमें हम सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करेंगे कि ऑर्बिटल में नोड कहां आएगा, नोड आने के बाद वेव फंक्शन कैसा दिखेगा, ऑर्बिटल में कहां पॉजिटिव लिखेंगे, कहां नेगेटिव लिखेंगे, सारी चीजें हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो पहले हमने ऑर्बिटल को सीखा था वैसे ही कि भाई कोई एक स्पेस होता है, फिर हमने उसका शेप ड्रॉ किया कि स्पेस का एक शेप होता है जिसको हम बाउंड्री सरफेस डायग्राम भी कहते हैं, कि उसका पूरा रीजन को हम कवर कर रहे हैं। अच्छा, ऑर्बिटल का जो रीजन हम ड्रॉ करते हैं दैट इज ओनली 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसा नहीं कि ऑर्बिटल का जो आपने शेप ड्रॉ किया उसके बाद इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो है, नहीं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है पर कम है। तो जो मेजर प्रोबेबिलिटी रीजन है जिसको हम 95% प्रोबेबिलिटी रीजन कहते हैं उसको हम ड्रॉ करते हैं एज एन ऑर्बिटल, ठीक है? पर हाँ, जो ऑर्बिटल का रीजन आपने कवर किया है उसके बीच में कहीं नोड आ रहा है, वहां पे प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली जीरो है। हाँ, कोई डाउट यहां तक? हाँ, ये मेरे पास तो है ना? हो जाएगा। हाँ, लिख ले। बोलो हो गया? नहीं, कितने क्वेश्चन कर लिए मॉड्यूल के? सहज 3 तक हो गया।
ठीक है, चलो। तो अब ऑर्बिटल का बाउंड्री सरफेस डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें, एस ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, तो एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल होता है। तो ये अगर एस ऑर्बिटल है, हाँ, तो ये जो है आपका 1s ऑर्बिटल है। 1s ऑर्बिटल जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। देयर इज नो नोड, इनफैक्ट इसका जो कोई नोड इसमें नहीं है। ये क्या हो गया? ये हो गया 1s ऑर्बिटल। इसमें कोई रेडियल नोड नहीं है, एंगुलर नोड एस ऑर्बिटल में वैसे ही नहीं होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि नो चेंज इन साइन, साथ साथ में लिखते रहो इस सबको, है ना, इसमें समझने का कुछ है नहीं, ऑफ वेव फंक्शन एनीवेयर और एट एनी एंगल। ये समझ पा रहे हो क्या? कि ना तो रेडियली वेव फंक्शन साइन चेंज करेगा ना एंगुलरली, क्योंकि ना तो रेडियल नोड है और ना एंगुलर नोड है। मतलब कि अगर तुम इसमें प्लस दिखा रहे हो तो सिर्फ प्लस दिखाओगे, माइनस दिखा रहे हो तो सिर्फ माइनस दिखाओगे। देयर इज नो लिमिटेशन कि आपको सिर्फ प्लस ही दिखाना है, आप माइनस भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो वेव फंक्शन का साइन इसमें या तो पॉजिटिव होगा हर जगह या फिर नेगेटिव होगा हर जगह। अगर इसके पैरेलल में फॉर कंपैरिजन हम 2s ऑर्बिटल ड्रॉ करें तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम क्या बोल रहे हैं। 2s ऑर्बिटल जब मैं ड्रॉ करूंगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। और ये जो व्हाइट रीजन दिख रहा है दैट इज द रेडियल नोड। ठीक है, तो 2s ऑर्बिटल ऐसा दिखेगा। ये क्या पॉइंट है भाई? ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये है रेडियल नोड। और ये रेडियल नोड लिटरली यहां पे स्फेरिकल, एक हॉलो स्फेयर टाइप का रीजन बन गया बीच में, मतलब हॉलो स्पेस है। ठीक है, खाली स्पेस है, स्फेरिकल। तो रेडियल नोड का जो डिस्टेंस होगा वो यहां से यहां तक कुछ तो आर नॉट बता देता हूं, है ना, कि आर नॉट इज द डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड फ्रॉम न्यूक्लियस। वी कैन कैलकुलेट दैट। अगर वेव फंक्शन की इक्वेशन दी गई है तो साई को 0 रख के हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, नाउ इसमें इसका मीनिंग क्या है कि रेडियली अगर वेव फंक्शन हम रेडियली आउटवर्ड जा रहे हैं तो एक बार साइन चेंज करेगा, एंगुलरली एस ऑर्बिटल में कभी भी साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, सो आप क्या बोलेंगे कि वेव फंक्शन दैट इज साई चेंजेस साइन ओनली रेडियली, और वो भी वंस, एक ही बार साइन चेंज करेगा। मतलब अगर तुमने इसको पॉजिटिव लिखा है तो यहां पे नेगेटिव लिखोगे, या फिर अगर इसको नेगेटिव लिखा है तो बाहर वाले को पॉजिटिव लिखोगे। दिस साइन डज नॉट इंडिकेट साइन चार्ज, इट इज जस्ट एन इंडिकेशन ऑफ साइन ऑफ वेव फंक्शन, कि वेव फंक्शन का साइन कैसा होगा। तो मतलब अगर तुम 3s ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? अब मैं कुछ नहीं लिखूंगा, अब सीधे डायग्राम बनाऊंगा। तो 3s ऑर्बिटल जो होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा क्या? 3s ऑर्बिटल अगर यहां पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव होगा, फिर बाहर पॉजिटिव होगा। दो बार रेडियल नोड आ रहा है, दो आर अलग अलग डिस्टेंस होंगे, R1 और R2 डिस्टेंस पे दो बार रेडियल नोड आएगा। तो अगर साई की वैल्यू के लिए सॉल्व किया आपने किसी इक्वेशन को और उसमें आर के लिए दो सॉल्यूशन आए तो मतलब दो रेडियल नोड है। याद रखना R इज इक्वल टू 0 को हम एक सॉल्यूशन नहीं मानते हैं, क्योंकि 0 पे तो हमेशा 0 ही आएगा, है ना। S के लिए नहीं आएगा, S के लिए 0 पे मैक्सिमम आएगा, P के लिए 0 पे 0 आएगा, है ना। सो ये और ये क्या है? ये रेडियल नोड्स। बोलो भाई, क्लियर है? न्यूक्लियस से R1 डिस्टेंस पे एक और दूसरा R2 डिस्टेंस पे। हाँ हाँ, एस ऑर्बिटल में और कोई जगह है?
एस ऑर्बिटल में और कोई जगह है या और कोई लाइन में ड्रॉ करो अगर एस ऑर्बिटल में, तो क्या उस लाइन पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो होगा? हो सकता है जहां जहां रेडियल नोड है उस डिस्टेंस पे, पर उस लाइन को घुमाने पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं है, मतलब देयर इज नो एंगुलर नोड। तो किसी भी एस ऑर्बिटल में वेव फंक्शन विल नॉट चेंज इट्स साइन एंगुलरली। एस ऑर्बिटल के किसी भी वेव फंक्शन में साई विल नॉट चेंज इट्स साइन एंगुलरली इन एनी एस ऑर्बिटल। ठीक है, बोलोगे सर यहां पे पॉजिटिव है यहां नेगेटिव है, तो देखो ये जो लाइन है, इस लाइन पे ये पॉइंट अगर नेगेटिव है तो किसी भी एंगल पे जाओ वो पॉइंट नेगेटिव ही रहेगा। ये पॉइंट अगर यहां पे कोई पॉइंट पॉजिटिव है तो किसी भी एंगल पे तुम रिवॉल्व करो वो पॉइंट पॉजिटिव ही रहेगा, राइट? सो देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ वेव फंक्शन एंगुलरली इन एस ऑर्बिटल एनीवेयर इन द स्पेस। एंगुलरली कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अगर कोई बोले कि देयर एग्जिस्ट एन ऑर्बिटल व्हिच डज नॉट चेंज साइन ऑफ इट्स वेव फंक्शन एनीवेयर इन स्पेस एंड एंगुलरली, तो मतलब वो 1s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं कि ना तो वो r डिस्टेंस पे चेंज करता है और ना ही थीटा पे चेंज करता है। अगर कहे कि चेंजेस वेव फंक्शन का साइन वंस रेडियली बट नेवर एंगुलरली, या इस तरह का सेंस बनाए वो स्टेटमेंट, तो इसका मतलब वो 2s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, अब बात करते हैं हम लोग p ऑर्बिटल की। हाँ बताओ। हाँ, तो इसका मतलब देखो, इसका सिग्निफिकेंस ये मैथमेटिकली अगर हम समझे तो इसका मतलब ये है कि अगर देखो प्रोबेबिलिटी जीरो तब होगा जब साई जीरो होगा। तो कोई भी चीज डिक्रीज होती है तो जीरो होने से के बाद ही मिनिमा होता है, ये तो क्लियर है, राइट? तो नोड जहां होगा वहां जीरो होगा ना एक बार, वो तो जितनी बार जीरो होगा मतलब उतनी बार नोड आ रहा है, तो जितनी बार नोड आ रहा है उतनी बार वो पॉजिटिव से नेगेटिव भी तो होगा ना, साइन भी तो चेंज करेगा ना, क्योंकि वेव तो ऐसे फ्लो करता है ऐसा, है ना? मतलब ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन वेव थोड़ा अलग होता है, बट द पॉइंट इज कि इसी तरह का उसका भी लूप होता है ना। तो साइन चेंज करने का मतलब कि वेव फंक्शन ऑपोजिट फेज में फ्लो करने लगा। फेज है वो कि पहले इस फेज में चल रहा था अब दूसरे फेज में चलने लगा, है ना? नाउ p ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो ये अगर आपका 2p ऑर्बिटल है, ये क्या है? 2p ऑर्बिटल है। तो 2p ऑर्बिटल के बारे में आप बताओ क्या क्या लिख सकते हो? साई डजंट चेंज साइन रेडियली। सही है या गलत है? कि रेडियली अगर हम जाते हैं तो वेव फंक्शन का साइन चेंज नहीं होता है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा स्टेटमेंट है उसका सिंपल मतलब ये है कि देयर इज नो रेडियल नोड। दैट इज ट्रू, राइट? नो रेडियल नोड। तो अगर आपको रेडियल नोड पता है तो उससे रिवर्स भी जा सकते हो कि अगर रेडियल नोड 5 है इसका मतलब वेव फंक्शन रेडियली 5 बार साइन चेंज करेगा। रिवर्स भी जा सकते हो कि अगर आपको ये पता है तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है, अगर हम एंगुलरली बात करें तो एंगुलरली क्या होगा? साई चेंजेस साइन वंस एंगुलरली, क्योंकि एक बार एंगुलरली नोड आता है, एंगुलर नोड एक बार आता है, राइट? तो साई चेंजेस साइन वंस एंगुलरली, बट दिस पार्ट इज वैलिड फॉर ऑल p ऑर्बिटल्स। ये पार्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप सबके लिए, क्योंकि सब में साई एंगुलरली एक ही बार साइन चेंज करेगा। दैट मींस कि अगर एंगुलरली साइन चेंज करना है तो अगर ये पॉजिटिव साइन लिखा है आपने इसमें, तो यहां पे क्या लिखोगे? फिर नेगेटिव साइन लिखोगे। आया है समझ में सबको? तो अगर 2p की जगह तो कैसे एंगुलरली साइन चेंज हो रहा है कि देखो एंगुलरली यहां पे ये पॉजिटिव था, इस पॉइंट को घुमा के जब यहां ले आओगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो एक बार साइन चेंज हुआ। तो 3p ऑर्बिटल कैसा दिखेगा? आई थिंक ये पिछले क्लास में ड्रॉ किया था हमने ना। इस तरह का कोई शेप होता नहीं है ना, चलो ड्रॉ ही करते हैं। याद रखना ये जो बीच में खाली स्पेस ड्रॉ कर रहा हूं ना मैं, वो बहुत एक थिन लाइन ही होती है, मतलब एक पॉइंट जितना थिकनेस का ही होता है वो, पर वो दिखेगा नहीं इसलिए हमें एक बड़ा सा ड्रॉ करना पड़ता है, थोड़ा स्पेसियस ड्रॉ करना पड़ता है। बाकी एक्चुअल में जस्ट अ पॉइंट,
इतना ही थिकनेस है जिसमें एक पॉइंट लाई कर सके। इसका क्या मतलब है, देखो 3p ऑर्बिटल में यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है और यहां पे भी है, ये जो बीच का खाली जगह है वहां पे नहीं है। और देखो कन्वीनियंस के लिए हम लोग 3p को ऐसे बनाते हैं, बट एक्चुअल में कोई भी p ऑर्बिटल इस तरह का होता है कुछ, कि मतलब इतना भी फ्लैट नहीं होता ऐसे लीनियर, है ना। तो यहां पे ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये है रेडियल नोड। तो चेंज इन साइन ऑफ साई, एक साथ ही लिखता हूं, रेडियली वंस, हाँ या ना बोलो, रेडियली एक बार चेंज करेगा क्या, कैसे, यहां पे अगर ये पॉजिटिव था तो यहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर यहां पे अगर पॉजिटिव था तो यहां नेगेटिव होगा, क्योंकि एंगुलरली भी एक बार चेंज करना उसको साइन, तो फिर यहां फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एंगुलरली वंस, एक बार रेडियली चेंज करेगा, एक बार एंगुलरली चेंज करेगा। अब इसको रिपीट करते जाओ आप, एंगुलरली वंस रिपीट होता जाएगा सबके लिए, रेडियली एक एक बढ़ता जाएगा। अगर 3p की जगह 4p होता तो एक बार और बढ़ाते आप। हाँ, वेव फंक्शन का साइन है ना, ये तो समझाया मैंने कि एंगुलरली वेव फंक्शन एक बार साइन चेंज करता है। तो अगर मैंने प्लस से स्टार्ट किया तो बगल वाला माइनस होगा, क्योंकि ये एंगुलरली इधर प्लस से माइनस होना ही पड़ेगा उसको एक बार। फिर अगर प्लस है तो रेडियली भी साइन चेंज होता है, तो दूर डिस्टेंस पे जाओगे तो एक बार फिर से माइनस आएगा, और माइनस अगर यहां है तो इसके ठीक ऑपोजिट वाला प्लस होना चाहिए, क्योंकि एंगुलरली भी एक बार साइन चेंज करना है ना। डिफरेंट होगा ना, एंगुलर नोड तो साई वर्सेस थीटा होगा ना ग्राफ, साई वर्सेस थीटा ग्राफ आपको बनाना नहीं है वैसे, पर डिफरेंट होगा। हाँ, दोनों का तो 3D में आएगा ना, फिर ग्राफ तो 2D में ड्रॉ करते हैं हम लोग अभी तक तो, है ना। सो वो 3D में, अगर कंप्लीट वेव फंक्शन का ग्राफ देखें तो ऑब्वियसली वो 3D है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट कि वेव फंक्शन का जो वेव है वो 3D स्टैंडिंग वेव है, तो वो 3D में होता है, हम लिखते ड्रॉ 2D में करते हैं। ओके, नाउ p ऑर्बिटल के अगर, हाँ भाई इस सब के पैसे नहीं मिलते, मुझे पता है ना तुम्हें कौन सा है ना। हाँ, सो उसके बाद अगर हम p ऑर्बिटल के शेप की बात करें और उसमें और डिटेल इंफॉर्मेशन मेंशन करें एक्सप्लेन करने के लिए, तो कुछ चीजें और हैं जो हमें पता होना चाहिए। वो है ये, हाँ भाई ध्यान दो। सो जो p ऑर्बिटल है उसमें ये जो है वो है px ऑर्बिटल। लेट्स से इन्होंने ये वाला जो है x एक्सिस लिया अपन ने, तो ये x है, ये y है और ये z एक्सिस है, ठीक है। तो ये px ऑर्बिटल है। ये जो सरफेस दिख रहा है ना, ये वाला कलर, ये इसको हम कहते हैं नोडल प्लेन। क्योंकि इस प्लेन पे कहीं भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 है। क्या ये समझ पा रहे हो आप देखो, अगर इस पॉइंट पे नोड है, न्यूक्लियस पे हमेशा नोड होगा p ऑर्बिटल में, तो इस पॉइंट पे अगर नोड है तो इस पॉइंट से, जैसे मान लो कि ऐसा डंबल है ऐसे 3D में, तो ऐसे अगर मैं एक प्लेन भेजूं तो उस प्लेन पे अगर इस पॉइंट पे कोई प्रोबेबिलिटी है तो उस प्लेन में कहीं भी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो अ प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 इज कॉल्ड नोडल प्लेन, विच विल हैव नो मीनिंग इन s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल में कोई नोडल प्लेन नहीं होगा एक्सेप्ट दैट स्फेरिकल प्लेन जो नोड है, रेडियल नोड है, वो वाला को छोड़ के। तो नोडल प्लेन यहाँ पे ये कौन सी प्लेन है, अगर ये x ऑर्बिटल है तो क्या ये yz प्लेन है, क्या दिख रहा है क्या आपको। तो यहाँ पे नोडल प्लेन कौन सी प्लेन होगी, yz प्लेन। वहीं पे अगर दूसरा py ऑर्बिटल देखोगे तो इसमें इस डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये जो दिख रहा है आपको xz प्लेन, वो नोडल प्लेन होगा क्या, आया ना बताएंगे भाई। अ प्लेन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज 0 इज कॉल्ड नोडल प्लेन। सो अगर x ऑर्बिटल है
तो एक्स ऑर्बिटल के बीचों बीच जो प्लेन पास करेगी परपेंडिकुलर टू एक्स ऑर्बिटल, दैट विल बी द नोडल प्लेन। तो ये दिख रहा है डायग्राम में, इससे अगर विजुलाइज नहीं हो रहा तो फिर तो मैं ड्रॉ करके तो नहीं करा सकता। देखो तो ये समझ में आ रहा है कि सबको कि ये नोडल प्लेन है। तो नोडल प्लेन कौन सी हुई, एक्स वाई प्लेन। कैसे, क्योंकि सॉरी एक्स वाई जेड प्लेन। कैसे, ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा जेड एक्सिस, इन्हीं दोनों एक्सिस में लाई करती है प्लेन, इसलिए हुआ वाई जेड प्लेन। नोडल प्लेन इसका क्या हुआ, एक्स और जेड, एक्स जेड प्लेन। अच्छा, जो एक्स वाई जेड प्लेन होती है उसमें एक्स हमेशा जीरो होगा, एक्स की वैल्यू इज ऑलवेज जीरो इन वाई जेड प्लेन। जो एक्स जेड प्लेन है उसमें वाई हमेशा जीरो होगा। और जो पी जेड ऑर्बिटल है, अगर ऐसे ऑर्बिटल है तो ये होगी आपकी नोडल प्लेन इस प्लेन में। तो ये कौन सी प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, नोडल प्लेन एक्स वाई, और उसी को हम क्या लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू जीरो। ये ड्रॉ कर लो। बाय द वे ऑर्बिटल को अगर आप साइन के साथ भी लिखना चाहते हैं तो यहां प्लस है तो यहां माइनस है, यहां प्लस है तो यहां माइनस है, यहां प्लस है तो यहां माइनस। चलो इसको ड्रॉ कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। रैंडमली लिखना होता है प्लस माइनस की, अगर आपने माइनस से स्टार्ट किया दूसरी साइड में प्लस करो।
कर लिया सबने? पक्का? ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन की। तो डी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन कहां पे लाई करेगा? डिपेंड करता है कौन सा डी ऑर्बिटल है। ध्यान देना, डी ऑर्बिटल में हम लोग साइन की बात करते हैं पहले। तो कोई भी डी ऑर्बिटल में साइन आपकी मर्जी है कैसे स्टार्ट करोगे। जैसे मान लो ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल है? डी एक्स वाई ऑर्बिटल। तो ये एक्स एक्सिस ये वाला है जो बाहर की तरफ है, जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है, और वाई एक्सिस ये वाला है ना, ये वाला वाई एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है, और ये वाला जेड एक्सिस है। एक्स वाई एंड जेड जो इस डायग्राम में दिया गया उसके हिसाब से बात कर रहा हूं, ताकि आप चेंज कर सकते हो। तो एक्स और वाई के बीचों बीच लोब होगा उसका। एक्स वाई ऑर्बिटल जो है वो इस प्लेन में है, इस डायग्राम के हिसाब से इस प्लेन में, ठीक है। तो जो नोड होगा, नोडल प्लेन, वो ये वाली प्लेन होगी क्या, और एक ये वाली प्लेन भी होगी। देयर आर टू नोडल प्लेन्स, क्योंकि अगर दो एंगुलर ऑर्बिटल है तो दो नोडल प्लेन तो होना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि दो बार आप एंगल चेंज कर करके ऐसी प्लेन बना रहे हो। अब ये जो दोनों नोडल प्लेन तो ठीक है, पर पहले हम ऑर्बिटल के साइन की बात करते हैं। तो अगर इसमें पॉजिटिव साइन दिया आपने तो इसका नेगेटिव होगा, फिर इसका फिर से पॉजिटिव होगा, और फिर इसका फिर से नेगेटिव होगा, ठीक है। ये तो ऑर्बिटल का साइन देने का तरीका है। अब ये जो प्लेन है, अगर ये आपका एक्स वाई एक्सिस है तो एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन जो है, सॉरी, एक्स जेड प्लेन और एक्स वाई प्लेन होगा क्या? सॉरी, एक्स वाई में तो होगा नहीं, वाई जेड प्लेन, ये वाली दिख रहा है क्या? ये प्लेन वाई जेड प्लेन है क्या? और ये जो प्लेन है ये कौन से प्लेन है? एक्स जेड प्लेन। ये जो दो प्लेन्स है वो नोडल प्लेन है, सबको समझ में आ रहा है क्या? पक्का? ठीक है। तो अगर हम इस ऑर्बिटल में जाते हैं विच इज डी एक्स जेड ऑर्बिटल, तो पहले तो साइन दे लो। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा नीचे वाला, और अगर ये सॉरी ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव होगा। मतलब सेम कलर वाले का सेम साइन, ऐसा समझो, क्योंकि ये पॉजिटिव तो नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे कंटिन्यूअसली चेंज होगा साइन एंगुलरली, ठीक है ना। ध्यान दो, ये कौन सी प्लेन है भाई बताओ? ये कौन सी प्लेन है? y और z। तो ये है आपका वाई जेड प्लेन, एक तो नोडल प्लेन। और ये कौन सी प्लेन है? एक्स एक्स और वाई, सॉरी, हाँ, एक्स और वाई। तो हो क्या रहा है यहां पे, देखो ध्यान से। प्लेन अगर भूल जाओ कहीं तुम, तो क्या करना है, दो प्लेन बनानी। डी ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, डी एक्स वाई है, तो एक प्लेन होगा डी एक्स जेड और एक प्लेन होगा डी वाई जेड। मतलब एक यहां से उठाना है और एक जो नहीं है वो उठाना है। क्या समझे? एक जो ऑर्बिटल के नाम में है वो उठाना है, और एक जो ऑर्बिटल के नाम में है नहीं है वो उठाना, और एक प्लेन बनानी है। तो जैसे डी एक्स वाई ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन होगा डी एक्स जेड और एक डी वाई जेड। डी एक्स जेड ऑर्बिटल में होगा एक डी एक्स वाई और एक डी जेड वाई, विच इज वाई जेड अगेन। यहां पे जाते हैं डी वाई जेड ऑर्बिटल है, कौन कौन सी नोडल प्लेन होगी विदाउट लुकिंग एट द ऑर्बिटल? एक वाई एक्स और एक जेड एक्स, तो मतलब एक्स वाई एंड एक्स जेड। तो देखो आप यहां पे ये जो है ये क्या है? एक्स जेड प्लेन है ये, और ये कौन सी प्लेन है? एक्स एंड वाई प्लेन है। ये बात समझ में? अब ये बचा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये थोड़े यूनिक हैं, इनको समझना जरूरी है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल खुद एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है। ध्यान से देखो इधर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर तुम्हें ड्रॉ करना है ऑर्बिटल, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे कुछ ऑर्बिटल होगा कि नहीं होगा? बोलो। डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ऐसा, ठीक है। अब देखो जो नोडल प्लेन है उसकी ये वाली प्लेन है, एक तो है क्या? देखो रफली इस वाले ये जो प्लेन जा रही है वो नोडल प्लेन है, हाँ या ना बताओ मुझे। एक तो ये है, और दूसरी नोडल प्लेन जो है वो दूसरे डायरेक्शन से जाएगी, ऐसे। बोलो, ये दो नोडल प्लेन्स हुई आपकी, मतलब 3D में ऐसे कट करेगा और एक ऐसे जाएगी प्लेन। कोई डाउट? ये जो प्लेन है इसको क्या लिखेंगे? बोले सर ये जो प्लेन है, अगर ये अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है, तो ये प्लेन एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे है और वाई एक्सिस से दूसरी साइड से देखे तो 45 डिग्री पे है। मतलब ये एक ऐसी प्लेन है
जहां पे x इज ऑलवेज इक्वल टू y। देखो आप इस प्लेन पे कोई भी x पॉइंट मार्क करो वो y के बराबर होगा, और ये एक ऐसी प्लेन है जहां पे x इज इक्वल टू -y। तो dx² ऑर्बिटल में जो दो नोडल प्लेन्स हैं, आपको तो वैसे अभी अभी इस लेवल पे जो आपसे पूछा जाएगा प्लेन की इक्वेशन लिखना आपके सिलेबस में अभी तो नहीं है एटलीस्ट, राइट। 3D जब आप पढ़ोगे मैथ्स में 12th क्लास में तब आएगा, तो आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए जरूर बोलेंगे कि ये इनमें से बताओ कि कौन सी नोडल प्लेन है dx² की, वो जरूर बोलेंगे आपसे। लेकिन अगर आपको इसको डिफाइन करना हो तो इट हैज ओनली वन इक्वेशन, y इज इक्वल टू मॉड x। अगर मैं लिख दूं तो क्या ये दोनों प्लेन को डिफाइन कर देगा कि y इज इक्वल टू x प्लेन एंड y इज इक्वल टू -x प्लेन, दोनों आपकी नोडल प्लेन्स। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका dx²y² का। dz² का ऐसा है कि जो तुम भेलपुरी खाते हो ना, कोन, भेलपुरी वाला जो कोन होता है वैसा ही है, क्योंकि dz² ऑर्बिटल को अगर तुम विजुलाइज करो तो dz² ऑर्बिटल जो होता है उसमें एक तो होता है ऐसे लोब, ठीक है, फिर इस लोब के बाहर होती है क्या, एक रिंग, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की रिंग। कैसे, यहां पे पूरा ऑर्बिटल का लोब है ऐसे, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिंग है। तो अगर ध्यान से देखना साइन चेंज एंगुलरली होता है, तो अगर ये प्लस है, एंगल चेंज करते टाइम पहले रिंग पे पहुंचोगे या पहले लोब पे पहुंचोगे, पहले रिंग पे पहुंचोगे, तो प्लस के बाद रिंग में क्या आएगा, फिर माइनस, फिर एंगल चेंज करोगे फिर यहां पे प्लस, फिर एंगल चेंज करोगे फिर रिंग में माइनस। तो अगर वेव फंक्शन लोब में प्लस है तो रिंग में माइनस है, और अगर लोब में माइनस है तो रिंग में प्लस है। नाउ लिटरली कोई प्लेन तो नहीं है सर, लेकिन एक कोन अगर मैं बनाऊं यहां से ऐसे, कोनिकल सरफेस, तो इस कोनिकल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। कैसे कि ये जो रिंग है, इस रिंग के अराउंड में एक कोन बनाना स्टार्ट करो 3D में ऐसे, तो जैसे जैसे ऑर्बिटल की साइज जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उसके बस बाहर से पैरेलली एक कोन जा रहा है, दैट इज योर नोडल प्लेन। तो एक ऊपर से होगा और एक ऐसा ही नीचे से भी होगा, इस तरह से। तो इसको हम कहते हैं क्या, कोनिकल नोड, जो कि आपको इस डायग्राम में मैं दिखा देता हूं वापस से। यहां पे दिख रहा है आपको ये कोनिकल नोड, उसको हम कहेंगे नोडल सरफेस। तो इसमें भी एक तरह से दो है, सब में नोडल प्लेन दो दो ही है, इनमें बस प्रॉपर प्लेन्स वो वाली है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और इस वाले में एक्स इक्वल टू वाई प्लेन और एक्स इक्वल टू -y प्लेन, दो प्लेन है, और इस वाले में दो कोनिकल सरफेसेस है, सो नोडल कोन्स। और अगर आप, मैंने भेलपुरी वाला एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो वो भी एक पेपर को ही फोल्ड करके ऐसा कोन बनाते, राइट। तो इन अ वे प्लेन ही है वो, इन अ वे प्लेन ही है, उसको अगर आप ओपन कर दो कट करके तो वो प्लेन जैसा ही हो जाएगा, तो कोनिकल नोड बोलते हैं उसको। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए इसको, एटलीस्ट 2D में तो ड्रॉ कर ही लो, 3D में नहीं। तो जैसे ये ड्रॉ किया ना मैंने, ये वैसे ही आपको dxy का करना है, तो ये dxy ऑर्बिटल है, तो बोलोगे एक नोडल प्लेन यहां से जाएगी और एक नोडल प्लेन यहां से जाएगी, जो एंगुलर नोड्स आप बनाते थे ना उसी को करना है। तो एटलीस्ट 2D में तो ड्रॉ कर ही लो आप। हाँ, नोडल को उसका इक्वेशन क्या होगा, जैसे हमने अभी पहले चारों में भाई इसका इक्वेशन तो मुझे नहीं पता अभी कैसे लिखेंगे, पर लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते। x चेंज क्या हो रहा है देखो इसमें, y सेम है, x सेम है, z चेंज हो रहा है, और z किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में भी चेंज हो रहा है और y के रिस्पेक्ट में भी चेंज हो रहा है। तो ये ऐसा कौन होगा जिसमें z इज इक्वल टू एक्स एंड y तो होगा ही, साथ में थीटा भी होगा, एंगल का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, है ना। तो इतना इजी तो नहीं है इसकी इक्वेशन लिखना, एटलीस्ट मैं भी भूल गया हूँ 3D, मतलब अगर याद होता मैथ्स वाला वो तो मैं करवा देता, पर इतना समझ में आना चाहिए कि इस कोन पे किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो वैल्यूज मैग्नीट्यूड वाइज जितना x होगा उतना z होगा, या जितना y होगा उतना z होगा, वैसे। लिख लिया, ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लो सबको।
का ग्राफ ड्रॉ किया था हमने लास्ट पिछले क्लास में जो हमने ड्रॉ किया था। अब हमें साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ करना है और 4 पाई आर स्क्वायर डॉट साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ करना है। ये दो ग्राफ रह गए अपने ड्रॉ करने। तो साई वर्सेस आर जिसको आता है साई स्क्वायर वर्सेस आर वो अपने आप ड्रॉ कर लेगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैथ्स है ना। साई स्क्वायर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। कि साई स्क्वायर का मतलब है किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी क्या है। साई स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ्स। 2p और 3d के लिए क्या क्या ग्राफ ना, हाँ हाँ। तो देखो साई स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए पहले हमें साई वर्सेस आर ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। साई स्क्वायर क्या बताता है इसमें? प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट एट डिस्टेंस आर, कि आर डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट लिया हमने 3D में तो वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा। यही था शायद, यही डिस्कस भी किया था हमने कि साई अगर वेव फंक्शन है तो साई स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ध्यान से देखना, मैं फटाफट ड्रॉ करूंगा क्योंकि मैंने आपको बोला था ये करके लाने के लिए। हाँ भाई बात है नहीं, ध्यान दो। यहां पे लिखा आर और यहां पे लिखा साई स्क्वायर और टास्क है कि हमें 1s ऑर्बिटल का ड्रॉ करना है। तो ये बताओ कि 1s ऑर्बिटल में ओरिजिन पे 0 होगा या मैक्सिमम होगा? मैक्सिमम होगा। तो साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ ऐसा कुछ होगा क्या? बस ऐसा ही ड्रॉ करना आपको। फिर अगर यही 2s ऑर्बिटल होगा, यहां पे है साई स्क्वायर और यहां पे है आर, तो 2s ऑर्बिटल में क्या होगा? एक बार 0 होता है फिर एक बार वापस से। क्यों? जो हमने 2s का साई वर्सेस आर ड्रॉ किया था ना, उसी को स्क्वायर कर दो, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर। लास्ट क्लास में हमने किए थे ग्राफ ड्रॉ साई वर्सेस आर। तो अगर 3s का ग्राफ ड्रॉ करना हो आपको तो कैसे करोगे? देखो आसान तरीका क्या है इसमें कि स्टार्ट ओरिजिन पे मैक्सिमम होगा अगर एस ऑर्बिटल है तो, जितनी बार नोड होगा उतनी बार इंटरसेक्ट करेगा। डिक्रीजिंग लोब की साइज होगी, पहला अगर बड़ा है तो दूसरा छोटा होगा, और जो डिस्टेंस होगा जहां पे 0 होगा वो डिस्टेंस रेडियल नोड है। तो ये थोड़ा और ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। नहीं नहीं नहीं, मैंने बताया कि टोटल प्रोबेबिलिटी तो उतनी है ना, है तो, हाँ। तो इस ग्राफ को रफली वैसे बनाना जैसे कि इन तीनों का एरिया मिला के इन दोनों के एरिया के बराबर हो, या इन दोनों का एरिया मिला के इसके एरिया के बराबर हो। दिमाग में ऐसा रखना कि ग्राफ ऐसे बनाना है कि टोटल एरिया सेम ही रहे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें? कुछ ना समझ आए देख लेना, कितने रेडियल नोड है उतनी बार इंटरसेक्ट करना चाहिए साई स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। अब 2p 3p और 4p का ड्रॉ करके दिखाओ, क्योंकि जैसा 2p का होगा वैसा 3d का होगा, जैसा 4p का होगा वैसा 4d का होगा, एंड सो ऑन। सो आपको 2p 3p 4p तीनों के ड्रॉ करने हैं, क्योंकि उसके बाद मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, सीधे लिख दूंगा कि इट इज ऑल्सो सेम फॉर 3d एंड सो ऑन। ग्राफ क्या? पर ओरिजिन पे 0 होगा,
उसमें। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, जो हमने साई वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ किया था उसी का स्क्वायर कर देना है, जो हमने लास्ट क्लास में किया था ना। तो जैसे मान लो यहां पे हमें इसका ड्रॉ करना था, तो हमने क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है। साई स्क्वायर इज मैक्सिमम एट ओरिजिन, पहला पॉइंट इस ग्राफ में ये है। एस के लिए पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि साई स्क्वायर हैज टू बी मैक्सिमम एट ओरिजिन। फिर दूसरा पॉइंट कि नंबर ऑफ इंटरसेक्ट्स ऑन आर एक्सिस, मतलब रेडियस वाले एक्सिस पे नंबर ऑफ इंटरसेक्ट्स होंगे, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, विच इज n-1 फॉर s ऑर्बिटल, है ना। और साई स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, मतलब नेगेटिव नहीं होगा कभी, इस क्वाड्रेंट में नहीं जाना, नीचे नहीं जाना है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, डिक्रीजिंग पीक्स। ये 4 पॉइंट का ध्यान रखोगे तो एस ऑर्बिटल का डायग्राम बन जाएगा। क्या कि साई स्क्वायर मैक्सिमम ओरिजिन पे होगा, नंबर ऑफ इंटरसेक्ट, अच्छा ये जो पॉइंट्स है 3, ये सबके लिए वैलिड है, बस पहला पॉइंट चेंज हो जाएगा पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के लिए, कि साई स्क्वायर इज मिनिमम एट ओरिजिन, बाकी सब तीनों कॉपी पेस्ट, ठीक है। कि साई स्क्वायर को छोड़ दे अगर, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्ट्स उतने ही होंगे सब में जितने नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होंगे, कि रेडियल नोड बताता ही है कि साई स्क्वायर 0 हो गया, तो 0 उतनी बार हो रहा है उतनी बार इंटरसेक्ट होगा। साई स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, कभी किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होता है। एंड डिक्रीजिंग पीक्स का मतलब ये कि भाई जैसे जैसे आगे जाओगे ये छोटा होता जाएगा, ठीक है। क्लोज कर दो इसको, आगे बढ़ जाऊं मैं। किसका प्रोबेबिलिटी था, प्रोबेबिलिटी लिख लिया था ना। हाँ ध्यान देंगे। सो अगर हम पी ऑर्बिटल्स के लिए ड्रॉ करें, पी डी एफ ऑर्बिटल्स के लिए क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं हमें। साई स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ बनाते टाइम क्या ध्यान रखना है। पहले तो साई स्क्वायर इज 0 एट ओरिजिन, तीनों के लिए वैलिड है ये, और बाकी तीनों पॉइंट कॉपी पेस्ट कर लो कि साई स्क्वायर ओरिजिन पे 0 होगा। दूसरा पॉइंट क्या था उधर, नंबर ऑफ इंटरसेक्ट्स इज इक्वल टू n-l-1 नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या था उधर, साई स्क्वायर विल नेवर बी लेस देन 0, और फोर्थ पॉइंट डिक्रीजिंग पीक्स।
ये तीनों चारों पॉइंट का ध्यान रखोगे तो आप p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल सबका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, स्टार्टिंग विथ 2p ऑर्बिटल, 2p, 3p एंड 4p। 2p ऑर्बिटल कैसा होगा? ऐसा कुछ, ओरिजिन पे मिनिमम एंड देयर इज नो साइन चेंज, तो एक भी बार नीचे मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, जितनी बार साइन चेंज होता था उतनी बार इंटरसेक्ट करता था। ठीक है, यहां पे क्या है साई स्क्वायर और यहां पे क्या है r, ये इधर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ऐसे इंफिनिटी तक चला जाएगा। ये हो गया 2p ऑर्बिटल का, जैसा 2p का होगा वैसा ही 3d का होगा क्या, और वैसा ही 4f का भी होगा, राइट? ऑफ कोर्स इंडिविजुअली जब कंपैरिजन कहा जाएगा तो उनका शेप अलग अलग, साइजेस अलग अलग होंगे या डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगा, पर जब मेजरमेंट का है ही नहीं, सिर्फ शेप का है, तो फिर कैसा भी ड्रॉ कर लो अलग अलग है तो ऐसे ही दिखेगा, है ना? फिर साई स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ फॉर 3p अगर हम ड्रॉ करें तो ऐसा कुछ होगा। ये 3p के लिए भी सही है, और किसके लिए सही है? ये 4d के लिए सही है, वेरी गुड, एंड 5f के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट साई स्क्वायर वर्सेस आर, ऐसा कुछ होगा। ये किसका है? 4p का है। 4p में 2 रेडियल नोड होते हैं, इसलिए 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। नंबर ऑफ इंटरसेक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेडियल नोड्स वेयर n is principal quantum number, l is azimuthal quantum number and 1 is just a number, so decreasing peaks। जैसा 4p का होगा वैसा 5d का भी होगा और वैसा ही 6f का भी होगा। इफ दिस इज क्लियर तो फिर आपको इस ग्राफ में तो अब दिक्कत नहीं आने वाली, किसी का भी ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ड्रॉ कर लिया सबने? कोई है जिसने नहीं ड्रॉ किया अभी तक? हाँ करो। अब एक टर्म है, मैं जिन लोगों ने कर लिया वो सोचेंगे, एक टर्म है जिसमें 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू साई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी या उसका ग्राफ ड्रॉ करना है ना? कैसे करोगे? 4 पाई एक टर्म है जो जिसका सिग्निफिकेंस है हम डिस्कस करेंगे अभी, पर एक टर्म है जिसको हम कहते हैं 4 पाई आर स्क्वायर डॉट साई स्क्वायर डॉट डी आर। ये पूरा एक, मान लो ये पूरा एक फंक्शन है y वर्सेस r का ग्राफ ड्रॉ करना अपने को। हाँ बताया था क्या वो भी? नहीं? हाँ, सो ये जो टर्म दिख रहा है ना ये वाला, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ रीजन ऑफ थिकनेस डी आर। स्मॉल थिकनेस का एक रीजन स्ट्रिप बनाया हमने, अगर स्फेरिकल होल ऐसा स्ट्रिप सा बनाया तो उस स्ट्रिप के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, साई स्क्वायर क्या बताता है? किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहां तक अगर आपने ड्रॉ कर लिया तो मैं आगे बढ़ूं इनटू डिस्कसिंग दोज पॉइंट्स। तो अगर आपसे कोई पूछे प्रोबेबिलिटी इन अ रीजन ऑफ थिकनेस डी आर, या प्रोबेबिलिटी इन अ रीजन भी पूछे कोई, तो क्या होता है? देखो मैं डेरिवेशन करा तो रहा हूं,
पर ना समझ में आए तो फाइनल इक्वेशन याद रखना कि क्या होता है, और वो भी ना समझ में आए तो ग्राफ मेन है, बाकी डेरिवेशन मेन नहीं है। मान लो अब मैंने एक रीजन लिया, स्फेरिकल रीजन लिया सर, और उस पे मैंने डी थिकनेस की एक स्ट्रिप कट करी। और पूरा जो ये सिस्टम है वो बहुत बड़ा सा है, मतलब कोई ऑर्बिटल है ना, हमें ऑर्बिटल से मतलब नहीं है कि क्या है, पर ये समझो कि यहां से ये न्यूक्लियस है, एस ऑर्बिटल में समझ लो पीडीएफ में भी सेमी डेरिवेशन होगा, क्योंकि वैसे भी हम स्फेरिकल रीजन ही लेंगे। तो यहां से यहां तक मान लो आर डिस्टेंस है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है आर प्लस डी आर, वेयर डी आर इज वेरी स्मॉल नंबर, है ना। डी आर इज लाइक कि एक थिन लाइन जैसा एक स्ट्रिप आपने बनाई, हॉलो स्फेयर बनाया, एक पेपर जैसा, कि एक मान लो आपके पास बहुत बड़ा स्फेयर है, तो एक पेपर जितने थिकनेस की आपने एक स्फेयर कट किया उसके अंदर थिन। तो आपको बताना है कि इस रीजन में, इस पूरे रीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, या उसका डेरिवेशन क्या होगा, या उसका फॉर्मूला क्या होगा इस पूरे रीजन में, रीजन ऑफ थिकनेस डी आर। तो इस रीजन अगर मैं बताऊं तो क्या हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी इन अ रीजन, किसी भी रीजन का अगर हमें बताना हो तो हम सीधे बोल सकते हैं क्या, कि वॉल्यूम ऑफ दैट रीजन इनटू प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, जो उसका वॉल्यूम है इनटू साइज स्क्वायर, साइज स्क्वायर किसी पॉइंट पे बताता है और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे वॉल्यूम में आ जाएगा। हाँ, अब अपना एम क्या है, ये वॉल्यूम निकालना। किसका वॉल्यूम निकालना अपने को, इस स्ट्रिप का वॉल्यूम निकालना जो स्फेरिकल स्ट्रिप है। तो अगर मैं मान लूं कि अंदर वाला जो स्फेयर है उसका वॉल्यूम V1 है, छोटे वाले स्फेयर का वॉल्यूम V1 है, और बड़े वाला जो है उसका वॉल्यूम V2 है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो स्ट्रिप का वॉल्यूम है डेल्टा V वो V2 माइनस V1 होगा, बोल सकता हूं क्या, विच विल बी इक्वल टू 4/3 पाई R प्लस डी आर का होल क्यूब होगा क्या, माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। देखो ये तो पढ़ा होगा आपने, स्फेयर का वॉल्यूम, हॉलो स्फेयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम वगैरह, ठीक है। तो हम इस स्ट्रिप का वॉल्यूम निकाल रहे हैं इसका, तो इसका वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देगा बड़े वाले के वॉल्यूम में से, तो हमें स्ट्रिप का वॉल्यूम मिल जाएगा। बड़े वाले का जो रेडियस है वो है आर प्लस डी आर, छोटे वाले का रेडियस है वो है आर, तो आर प्लस डी आर, वेयर डी आर इज अ वेरी स्मॉल नंबर, कोई एक रेडियस लिया सब्ट्रैक्ट किया। यहां से ध्यान से देखना, 4 ये पाई ऊपर आएगा, है ना, 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा। ये बताओ कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, आर प्लस डी आर, ये हो गया आपका। और माइनस क्या होगा, आर क्यूब होगा क्या, जो ओरिजिनली इसमें था ये वाला 4/3 पाई मैंने कॉमन ले लिया। कुछ चीजें हम यहां से मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन करेंगे, ध्यान से समझना। पहले तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। नाउ सिंस डी आर इज वेरी स्मॉल, दिमाग में विजुलाइज करने के लिए ऐसा समझो कि अगर आर है 100 तो डी आर है 0.01, ऐसा समझो। तो अगर आर 100 है तो डी आर 0.01 है, तो 0.01 का क्यूब कितना होगा, 10⁻⁻6। अब ये बताओ कि 10⁻⁻2 के सामने 10⁻⁻6 की वैल्यू उतनी ही है जितनी 100 के सामने 10⁻⁻4 की वैल्यू है, मतलब 0.0001 की वैल्यू है। 100 में 0.0001 ऐड कर लो, चाहे 100 में से 0.0001 सब्ट्रैक्ट कर लो, 100 ही रहेगा। दैट मीन्स कि अगर आपको नेग्लेक्ट करना है तो पहले तो डी आर का जो होल क्यूब होगा दैट विल बी क्लोज टू 0 एज कंपेयर टू अदर नंबर जो इसमें है। मतलब इट कैन बी अ सिग्निफिकेंट नंबर अगर बाकी सब भी छोटे होते, पर बाकी सब बड़े हैं, क्योंकि अगला जो टर्म आ रहा है, ध्यान देना, आर प्लस डी आर अप्रोक्सीमेटली आर के बराबर लिख दूं मैं, क्योंकि अगर 100 में 0.01 ऐड करूं, चाहे 100 में से 0.01 सब्ट्रैक्ट करूं, इट विल बी द सेम नंबर रफली। इन दोनों अप्रोक्सीमेशंस को अगर मैं उठा के यहां रखूं तो आ जाएगा कितना, 4/3 पाई, देखो ये कैंसिल हो गया, इसको हमने 0 ही ले लिया,
यहां पे 3r dr इंटू r प्लस डी को क्या ले लिया मैंने, r। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो, तो पहले तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये r से r मल्टीप्लाई हो गया r स्क्वायर, और ये कितना आ गया 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी, और इसको मैं साई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर डी इंटू साई स्क्वायर। हाँ या ना, वो भूल भी सकते हो, ये याद रखना कि 4 पाई r स्क्वायर डी साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ रीजन ऑफ थिकनेस डी। सारी मैथ्स आप केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में पढ़ लेते हो, बाकी सब धीरे धीरे एक्सप्लोर करोगे, है ना। तो आपका फियर अगर ये है कि इसकी वजह से कोई दिक्कत होने वाली है, तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। आपसे कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन तो नहीं पूछेगा केमिस्ट्री में, पर हाँ कैसे आया अगर इसको जानना है किसी को तो ये तरीका है, बाकी आप डायरेक्ट रिलेशन भी याद रख सकते हो। हाँ, r इंटू डी आर भी नियर टू 0 ही होगा, यस। पर अगर सब कुछ ही निगलेक्ट कर दोगे तो बचेगा क्या, है ना। तो उसमें जो सबसे छोटा वाला है उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, विच इज डी आर का होल क्यूब। r इंटू डी आर इज स्टिल 1, 100 इंटू 0.01, पर 1 के सामने 10⁻⁻6 तो नेग्लेजिबल ही है ना। अच्छा, ये भी है ही मॉड्यूल में ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ रीजन कर लिया हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट कर लिया हमने, ग्राफ ड्रॉ कर लिया। इसका ग्राफ रह गया है, कोई दिक्कत। 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू साई स्क्वायर आपको रखना है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे रखना है आर, और सोचना है कि उसका वेरिएशन कैसे होगा। तो डी भी हम उसको 0 मान लेंगे तो पड़ेगा। फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनाता ना वो स्टेटमेंट, है ना। सबको 0 नहीं मान सकते, मान तो सकते ऑफ कोर्स। जैसे उसने बोला कि सर r डॉट डी आर भी तो नेग्लेजिबल ही है, पर याद रखना कि कभी भी प्रोडक्ट में जो चीजें होती है ना उनको नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। मतलब अगर a इज वेरी मच लार्जर एज कंपेयर टू b, तो a प्लस b को तुम a लिख सकते हो, पर a इंटू b में तुम a नहीं लिख सकते भाई। लाइक 100 प्लस 0.01 इज 100, पर 100 इंटू 0.01 इज नॉट 100, इज 1। तो मल्टीप्लीकेशन में हम नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते हैं। तो 1 हो गया ना, 1 हो गया, वो भी बहुत छोटा है। किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई करे तो हाँ वो वाली बहुत कम है, हाँ, तो हम उसको नेगलेक्ट कर किसके रिस्पेक्ट में। गाइस ध्यान दो, नेग्लेक्ट करने का भी रूल ऐसे नहीं होता। देखो, क्या 0.01 ऑलवेज नेग्लेजिबल है, नहीं। 0.01 को 0.001 में ऐड करो, देन 0.01 इज अ लार्जर नंबर देन 0.001। सो नेग्लेक्ट जब आप करते हो मैथमेटिकली, तो आप किसी नंबर के रेस्पेक्ट में करते हो, कि जैसे यहां पे सबसे बड़ा नंबर ही आर है, तो आर के रेस्पेक्ट में बाकी सब नेग्लेक्ट हो सकते हैं, आर थोड़ी नेग्लेक्ट होगा, चाहे आर प्रैक्टिकली कितना भी छोटा हो। आर तो वैसे नैनोमीटर में ही है, पिकोमीटर में ही है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन का, जो भी ऑर्बिट का रेडियस है। पर अगर ये पिकोमीटर में, तो 10⁻⁻6 पिकोमीटर है, तो फिर उस केस में ये नेग्लेजिबल है ना डी आर। हमारी बात समझ में कि डी आर इज नेग्लेजिबल विथ रिस्पेक्ट टू आर विच इटसेल्फ इज अ स्मॉल नंबर, पर डी आर इज वे मोर स्मॉलर देन आर, इसलिए नेग्लेजिबल है ना। तो नेग्लेक्ट हम विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग करते हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स में नेग्लेक्ट नहीं करते। जैसे अंबानी के पास ट्रिलियंस ऑफ रुपीज है, राइट, हमारे पास 100 रुपया है, तो हमारा नेग्लेजिबल है, पर जिसके पास 0 है उसके लिए तो हमारा बहुत है ना भाई। तो ये रिलेटिव बात है नेग्लेक्ट करना। ओके, तो अब ग्राफ क्या बनाना है सर इसमें, ये सब तो कुछ समझ में आया नहीं, तो ग्राफ क्या करना है वो भी बता दो, है ना। तो ग्राफ में क्या करना है अपने को, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर डी आर, और इसी को बुक्स में ऐसे भी लिखेंगे भाई, 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, साई को कभी कभी कैपिटल आर से भी लिखते हैं, है ना,
डी आर। तो ये बस सोचना कि कैपिटल आर कोई नया रेडियस आ गया, वो साई का वे फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है ये वर्सेस आर का ग्राफ। 2-3 पॉइंट लिखवाऊंगा, जैसे थ्योरेटिकल पॉइंट में सबके लिए लिखवा रहा हूं कि ये पॉइंट्स का ध्यान रखना। जैसे पहला पॉइंट ये है कि एट ओरिजिन एट ओरिजिन 4 पाई आर स्क्वायर, ध्यान से देखना ये टोटली मैथमेटिकल है, साई स्क्वायर डी आर विल बी 0 फॉर ऑल ऑर्बिटल्स। दुनिया का कोई भी ऑर्बिटल हो उसके लिए 0 होगा। क्यों भाई? जिसका आर ही 0 है वो तो 0 होना ही है ना। तो ये टर्म सबका ओरिजिन से ये स्टार्ट होगा, चाहे वो एस ऑर्बिटल ही क्यों ना हो, ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ इंटरसेक्ट्स इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1, अगेन सेम, क्योंकि सेम ही तो है। जब जब साई 0 होगा तब तक वापस इंटरसेक्ट करेगा। एक बार ओरिजिन पे सबका इंटरसेक्ट करेगा क्योंकि ओरिजिन पे r 0 है, और एक बार तब इंटरसेक्ट करेगा जब साई 0 होगा। तो मतलब जितने बार साई 0 होंगे उतनी बार वापस से इंटरसेक्ट करेगा। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि इंक्रीजिंग पीक्स। क्यों इंक्रीजिंग पीक का मतलब ये है कि जैसे जैसे साई, देखो साई घटता है, साई बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, ऐसे होता है ना। तो साई बढ़ रहा है और आर भी बढ़ रहा है तो पीक बढ़ रही है। फिर साई घटेगा और लेकिन आर हमेशा बढ़ रहा है, तो आर इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो ये टर्म तो 0 के बाद हमेशा बढ़ ही रहा है। अगर ये टर्म साई के उस वैल्यू के साथ कंबाइन हो गया जब वो बढ़ रहा होगा तो ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा ना फिर। और ये टर्म साई के उस वैल्यू के साथ कंबाइन होगा जब साई डिक्रीज हो रहा होगा, तो धीरे धीरे घटेगा पर अल्टीमेटली डिक्रीज भी होगा। पर यह है कि जो आगे का रीजन होगा वो पिछले रीजन से बड़ा होगा, क्योंकि आर की वैल्यू बढ़ रही है। तो वाई एक्सिस पे दो चीजें बढ़ रही हैं, आर भी और साई भी। साई घट रहा है, बढ़ रहा है, दोनों हो रहा है, लेकिन आर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, इसलिए पीक जो होगा अगला वो पीछे वाले से बड़ा होगा, ठीक है। तो एक मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। हाँ भाई, ओके। सो मैक्सिमम हम किसको ड्रॉ कर रहे हैं बताओ मुझे आप। इस एक्सिस पे क्या है अपने लिए, तो समझ में आएगा कि इस ऑर्बिटल के लिए मैक्सिमम क्यों नहीं। इस एक्सिस पे अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर डी आर। तो आपकी बात सही है कि सर साई स्क्वायर का ग्राफ में इसका मैक्सिमम था ओरिजिन पे, पर ये मैक्सिमम है लेकिन ये 0 है, तो वैल्यू क्या होगी फिर? तो ओरिजिन पे आर ही 0 है ना भाई। तो जब आर ही 0 है इस फंक्शन में तो बाकी सब तो 0 ही होगा। तो ध्यान से देखना भाई, एस ऑर्बिटल में लेकिन एक चीज जरूर होगी, एस ऑर्बिटल में ओरिजिन से जैसे ही आगे जाओगे अचानक से ऊपर बढ़ेगा वो। क्यों? क्योंकि सर साई सबसे मैक्सिमम एस ऑर्बिटल का ओरिजिन पे ही होता है, साई स्क्वायर का वैल्यू, राइट। तो इसकी स्टीपनेस जो होगी अचानक से शार्प ऊपर जाएगा एंड देन वो ऐसे नीचे आ जाएगा। ये हो गया आपका 1s का ग्राफ, ध्यान देना। ये हो गया 2s का ग्राफ। इंक्रीजिंग लोब्स, ये जो पीक्स होंगे वो इंक्रीजिंग होंगे, तो पहला वाला छोटा होगा, दूसरा वाला बड़ा होगा, ठीक है। एंड दिस ग्राफ इज नॉट फॉर कंपैरिजन, एक ही में ड्रॉ हो जाए इसलिए मैंने किया है। 3s का ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? 3s का करोगे मतलब जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है। पहले 1s 2s करो, 3s का देखते हैं हम लोग। ये वाला जो है उसमें 2s ये ग्राफ दिया है 4p r स्क्वायर इसका, तो जिसका रेडियस छोटा होगा उसका नोड भी छोटे डिस्टेंस पे आएगा ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये R Z इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, पर n तो सेम ही है सबका। तो फिर ये सबसे बड़ा वाला लिथियम का नहीं नहीं नहीं, सबसे बड़ा वाला हाइड्रोजन का ना। कर लिया ये।
4 पाई आर स्क्वायर डी आर इस बार मैंने आर लिखा है, कैपिटल आर लिखा है, पिछली बार मैंने साई स्क्वायर लिखा था ताकि आप हैबिचुअल रहो कि दोनों यूज हो सकता है। यहां पे आर है। जो 2p ऑर्बिटल होगा उसका कैसा होगा? ऐसा कुछ होगा ना। एक काम करता हूं मैं 4p ऑर्बिटल का पहले ड्रॉ कर देता हूं। ये किसका होगा? ये जो ग्राफ होगा वो 2p के लिए सही है, 3d के लिए सही है, 4f के लिए सही है। एक एक करके करते चलो, है ना, सारे ड्रॉ करता हूं मैं। 2p का ऐसा दिखेगा, 1s का भी सेम ही है, पर 1s में डिफरेंस है एक, ये 1s का होगा। तो 1s और 2p में डिफरेंस ये है कि 1s का जो ओरिजिन पे, सबका ओरिजिन से स्टार्ट होगा, लेकिन 1s का शार्पली इंक्रीज होगा क्योंकि साई स्क्वायर ओरिजिन के आसपास उसका मैक्सिमम होता है। तो दिस इज हाउ 1s इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 2p 3d एंड 4f इवन दो इट स्टार्ट्स विथ ओरिजिन। क्या? क्यों? उनकी स्टीपनेस तो मेजर ही नहीं कर सकते ना भाई, उनमें तो सब में सेम ही कहानी चल रही है कि ओरिजिन पे सबका साई स्क्वायर भी जीरो था, ओरिजिन पे सबका आर भी जीरो है, तो दोनों टर्म जीरो उनमें। ये स्टीफनेस एस पी डी एफ के रेंज में नहीं है भाई। ये स्टीफनेस ऐसा नहीं कि एस का ज्यादा फिर पी का कम फिर डी का कम, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एस का इसलिए ज्यादा स्टीप है क्योंकि एस का साई स्क्वायर ओरिजिन पे मैक्सिमम है। इधर ना 1s का भी कर ही लो कंपैरिजन के लिए, जो पिंक वाला मैंने किया। ये 1s जो है वो शार्पली इंक्रीज होता है। ठीक है, तो 1s 2p 3d। अच्छा, ग्राफ कभी कभी तुमको एक्चुअल एग्जाम में जो ग्राफ दिखेगा वो इतना स्टीप दिखे जरूरी नहीं है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? 1s 2p 3d और 4f का साई स्क्वायर वर्सेस आर और 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ सेम ही दिखेगा, बस 1s का स्टार्ट मैक्सिमा से होगा, है ना। अच्छा बताओ कि ये नहीं होता और ये नहीं होता, तो जो येलो वाला ग्राफ है वो साई स्क्वायर वर्सेस आर के लिए वैलिड नहीं है क्या? इनका साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ भी तो ऐसा ही था, राइट। तो बस 1s वाले में डिफरेंस आएगा कि 1s का साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा, कुछ ओरिजिन पे मैक्सिमम होता है वो, है ना। तो ऐसे आइडेंटिफाई करना कैसे कि अगर रेडियल नोड 0 है तो या तो वो 1s होगा या वो 2p होगा या वो 3d होगा या वो 4f होगा। यहां पे फिर से 4 पाई आर स्क्वायर डॉट साई स्क्वायर डी आर, और यहां पे है आर। 2p कर लिया हमने, अब 3p करते हैं। ये किसका ग्राफ होगा? 3p 4d या 5d का ऐसा ही दिखेगा। सॉरी 5d नहीं 5f। देखा जाए तो 2s का भी ऐसा ही दिखेगा, तो आप चाहो तो मार्क कर सकते हो 2s भी इसमें, बस स्टीपनेस डिफरेंस है कि हम कौन सा मेजर कर रहे हैं स्टीपनेस इसका, है ना, हम तो शेप पे ध्यान दे रहे हैं। तो आप 2s भी लिख सकते हो इन अ वे, ऐसा ही दिखेगा। बस 2s में डिफरेंस क्या होगा कि जो 2s होगा वो कुछ ऐसा आएगा, ये 2s का हो जाएगा। हाँ जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा भाई, वो गलती से नहीं गया बस, क्योंकि पहला पीक ही मैंने इतना बड़ा बना दिया कि फिर वो दूसरे वाले में
ठीक है, ठीक है। ध्यान रखना कि जो ऑर्बिटल छोटे होते हैं ना, उनका जो पीक है वो पहले आ जाता है। जैसे 1s इज 2s इज स्मॉलर देन 2p। 2s ऑर्बिटल जो है वो 2p से छोटा होगा, और 4d ऑर्बिटल जो होगा वो 3p से बड़ा होगा। तो 3p का जो पीक होगा ना वो पहले आएगा। 4d का पीक अगर कंपैरिजन में कोई दे दे तुमको कि 4d का यहां पे कंपेयर करो, तो 4d वाला जो दिखेगा ना वो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा 4d वाला दिखेगा। तो बट अभी के लिए हम इतना कंपैरिजन में घुस नहीं रहे, नहीं तो और कंफ्यूजन बढ़ेगा। आप नॉर्मली याद रखो, नहीं आएगा, अभी पढ़ेंगे। क्लियर है सबको? कर लोगे ग्राफ? अब इस ग्राफ में अगर कंपैरिजन गलती से आ गया तो 2 ही पॉइंट बता रहा हूं, लिखवाऊंगा नहीं मैं, तुम अपने हिसाब से लिख लेना। क्या कि किसी भी 2s ऑर्बिटल का जो नोड होगा और 3p ऑर्बिटल का नोड होगा नंबर में बराबर है, राइट? रेडियल नोड्स बराबर है, तो 2s ऑर्बिटल का नोड पहले लाई करेगा और 3p ऑर्बिटल का नोड थोड़ा आगे लाई करेगा, क्योंकि 3p ऑर्बिटल इज प्रैक्टिकली लार्जर देन 2s ऑर्बिटल, है ना? एनर्जी उसकी ज्यादा है, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा समझो। 3p ऑर्बिटल इज मोर डिस्ट्रीब्यूटेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, 4s ऑर्बिटल इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है? तो क्या ध्यान रखना है कि जो नोड्स होंगी उनकी डिस्टेंस ऑर्बिटल साइज से बढ़ती जाएगी, चाहे नंबर ऑफ नोड सेम हो। मतलब अगर एक स्केल लूं मैं और वहां पे सिर्फ नोड्स का डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं मैं स्केल पे, तो अगर यहां पे लाई करता है 2s का रेडियल नोड, तो यहां पे लाई करेगा 3p का रेडियल नोड, यहां पे लाई करेगा 4d का रेडियल नोड, सब में एक एक रेडियल नोड है। यहां पे क्या है? r है। अगर इनके पीक्स की बात करें तो 2s का पीक यहां पे लाई करेगा, 3p का पीक कहीं यहां पे लाई करेगा, 4d का पीक कहीं यहां पे लाई करेगा। इधर से डिस्टेंस मेजर नहीं करना, मैं रेडियली बोल रहा हूं, रेडियली कहीं यहां पे लाई करेगा पीक, है ना? हाइट में कुछ भी होगा, यहां पे क्या है, ये पीक्स हैं 2s का, 3p का एंड 4d का। जो छोटा ऑर्बिटल होगा उसका पीक भी पहले आ जाएगा, बेसिकली अर्लियर अराइज हो जाएगा। हाँ, एम्पलीट्यूड सेम या डिपेंड करता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, एस का थोड़ा ज्यादा रहेगा। शेप सेम होगा भाई, पर ये जो ऊपर वाली हाइट है ना, ये वाली हाइट, वो अगर ये 3p का है तो 4d का यहां पे होगा कुछ सेम हाइट, शेप सेम रहेगा पर हाइट का भी डिस्टेंस चेंज होगा। इसलिए मैंने बोला कि मैं लिखवाऊंगा नहीं और ज्यादा समझाऊंगा नहीं, आए तो ठीक, नहीं तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है? अगर आपको जानना है तो ये लॉजिक है, रिकॉर्डिंग है, आप बाद में देख के भी इसको कंफर्म कर सकते हो, ठीक है? कि क्या करना है अगर फ्यूचर में सीखना हो तो। उसके अलावा दूसरा जो वेरिएशन कर सकते हैं कि एक ही हाइड्रोजन दे देंगे, हीलियम प्लस दे देंगे, लिथियम प्लस 2 दे देंगे और बोलेंगे कि उसके 2s ऑर्बिटल का कौन सा ग्राफ है इन तीनों का। तो याद रखना कि डिस्टेंस ऑफ नोड जो होगा वो डिस्टेंस ऑफ रेडियस के ही प्रोपोर्शनल होगा, कि जिसका और रेडियस बड़ा उसका ऑर्बिटल का रेडियस भी बड़ा होगा, और ऑर्बिटल का रेडियस बड़ा होगा तो नोड का रेडियस भी बड़ा होगा। तो हाइड्रोजन, हीलियम प्लस और लिथियम प्लस 2 में किसका रेडियस बड़ा है? हाइड्रोजन का, क्योंकि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, n स्क्वायर बाय z होता था फॉर्मूले में। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन लिथियम प्लस 2 का नोड पहले लाई करेगा, फिर हीलियम प्लस का नोड लाई करेगा और फिर हाइड्रोजन का नोड लाई करेगा। आई बात समझ में? ऑफ सेम ऑर्बिटल की। यहां पे फिर से स्केल बना देता हूं मैं, क्या है यहाँ पे? रेडियस है, यहाँ पे नोड्स का डिस्टेंस है, रेडियल नोड है, सेम ऑर्बिटल है। यहां पे हाइड्रोजन का करेगा, सॉरी यहां पे लिथियम प्लस 2 का करेगा, यहां पे हीलियम प्लस का करेगा और यहां पे हाइड्रोजन का करेगा। ऐसा क्वेश्चन है एक मॉड्यूल में, सेम ऑर्बिटल के लिए पूछेंगे। फिर अगर ऑर्बिटल भी चेंज कर दिया फिर तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो सेम ऑर्बिटल के लिए पूछेंगे। ये दो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन अगर आप ध्यान में रखते हो तो कोई भी ग्राफ आप दिया हुआ है ग्राफ में सही और गलत तो आराम से ढूंढ लोगे, और यही करना भी अपने को, है ना? ठीक है, अब आते हैं हम लोग, कितना टाइम हुआ? चलो ब्रेक लेते हैं क्विकली, एग्जैक्टली 15 मिनट्स का, है ना? उससे ज्यादा नहीं, जल्दी टाइम पे आ जाना क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा है अपना भी करने को, है ना?